हेलो गाइस। आज मैं बीटीसी सेकंड सेमेस्टर जो डीएलएड है इसके सामाजिक विषय के बारे में बात करूंगा और वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं 50 प्लस। ना मैं पवन की गाइड से लेकर आया हूं ना मैं राजन की गाइड से। मैंने इसे कुछ मेहनत किया और आपके सामने इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। ये नहीं कि मैं आपके सामने सिर्फ कुछ क्वेश्चन लेकर आऊं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। आइए देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वन लाइनर है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल। तो जो हमारा टॉपिक है सेकंड सेमेस्टर से तो रिलेटेड है ही है। मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य की जो नींव ढाली थी वो ढाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव ढाली थी। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा जो है लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहाँ पे ने है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस सन में की थी। तो जो सन है ये इम्पोर्टेंट है, 332 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब जो होता है, मैं आज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। ईसा पूर्व का मतलब ये होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले। मसीह, ये सी है, ये है मसीह के जन्म से पहले। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से, मान लिया कोई व्यक्ति आज मान लिया 301, आज इसने 300 ईस्वी में जन्म लिया, 300 ईस्वी ईसा पूर्व में उसने जन्म लिया, 300 ईसा पूर्व में उसने जन्म लिया। तो जो ईसा पूर्व होता है वो घटते हुए क्रम में चलता है। जो ईसा पूर्व होता है वो घटते हुए क्रम में चलता है। मतलब इसकी जो मृत्यु, मान लिया 40 साल यदि जीवित रह रहा तो इसकी जो मृत्यु होगी वो 260 ईसा पूर्व में होगी। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन थी और मैसेज आ रहे थे, क्योंकि मैं अगली वीडियोस मौर्य काल से रिलेटेड पूरी विधिवत वीडियो एक बनाई है। वनडे एग्जाम्स प्लस बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर, सीटेट, यूपीटेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बात आप लोग समझ ले, जो ईसा पूर्व होता है वो घटते हुए क्रम में चलता है, वो घटते हुए क्रम में चलता है। तो यदि कोई व्यक्ति का जन्म 300 ईसा पूर्व में हुआ है और 40 साल वह जीवित रहता है तो उसकी जो मृत्यु होगी 260 ईसा पूर्व में होगी, मतलब घटते हुए क्रम में। तो कन्फ्यूजन दूर हो गई। चलिए अब अगली बात करते हैं कि अशोक ने कलिंग विजय कब की थी। तो अशोक ने जो कलिंग विजय की थी वो 261 ईसा पूर्व में की थी, 261 ईसा पूर्व में की थी। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम रखेंगे यहाँ पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये उठता है कि मौर्य साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके पुत्र कौन थे। तो इनके जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे। हमारा मतलब इसमें 50 वन लाइनर क्वेश्चन तो है। मेरा मतलब टारगेट मेरा ये 100। वीडियो लंबी हो सकती है, अगर आप स्किप करेंगे तो एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो ये उद्देश्य, आप वीडियो को स्किप ना करिए, एक तरह से एक साथ में चलते देखते चलिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा मतलब अशोक ने कलिंग विजय की बात तो हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, चलिए, कि अशोक ने लास्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला जो है, अशोक ने किस धर्म को राज आश्रय प्रदान किया। तो सभी लोग जानते हैं कि जब अशोक ने कलिंग युद्ध किया, कौन सा युद्ध, कलिंग युद्ध इम्पोर्टेंट है। कलिंग युद्ध जब किया अशोक ने, कलिंग युद्ध, तो इन्होंने अपने 13वें जब इनका राज्याभिषेक हो उसके 13वें वर्ष में इन्होंने कर लिया। 13वें वर्ष में जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसमें जो है लगभग 2.5 लाख लोग जो है घायल हुए। तो 2.5 लाख लोगों को घायल देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ वो कलिंग युद्ध के बाद हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य कौन था। तो कौटिल्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। कौटिल्य का एक और जैसे कौटिल्य का अन्य नाम क्या था, आपको वन लाइन में पूछ सकता है कौटिल्य का और नाम क्या था। तो जो चाणक्य है, चाणक्य, ये और कोई नहीं था, कौटिल्य ही थे। चाणक्य जो थे ये कौटिल्य ही थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और हम सेकंड क्वेश्चन जो बात करेंगे कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है, तो जो ऐतिहासिक सम्राट थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके पुत्र बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य इनके पुत्र जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके पुत्र जो बिंदुसार थे, इनके पुत्र जो थे वो बिंदुसार थे, बिंदुसार थे। और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो अशोक थे। वो कौन थे? वो अशोक थे। तो दूसरा अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था, तो शिकार करना। इन लोगों का जो साधन था वो शिकार करना था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो ये हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे इसको, क्योंकि आपको बहुत कम ही गाइडों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। श्रवण श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, ये कहाँ है इस टाइम? कर्नाटका में है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जिसे बना सकता है इसमें कि कर्नाटका का राजधानी कौन सी? कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। चलिए अब दूसरी बात कर ले रहे हैं कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं, तो ब्राही लिपि जो थी, ब्राह्मी लिपि, इसमें अशोक के जो हैं शिलालेख मिले हैं, अभिलेख जिसे कहते हैं, तो वो मिले हैं। ब्राही खरोष्टी विधि भी थी, खरोष्टी लिपि भी थी, उसमें भी कुछ मिले हैं, पर विधिवत जानकारी उसमें अभी तक कुछ जो थे हमारे अर्थशास्त्री उन्होंने दिया है, कुछ लोगों ने अभी नहीं बताई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मौर्य काल के प्रशासकों को क्या कहा जाता था, तो मौर्य काल के जो प्रशासक थे उन्हें कहा जाता था पढ़, उन्हें क्या कहा जाता था? पढ़। फिर है मौर्य का पतन किस वर्ष में हुआ था, तो मौर्य का पतन 184 ईसा पूर्व में हुआ था, 184 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य काल का जो पतन हुआ था वो 184 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये उठता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सब लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, पर क्वेश्चन अभी अगला आएगा जो हम बताएंगे। महापद्म नंद कौन था, तो ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था, क्योंकि नंद वंश का जब समाप्त होता है तब मौर्य साम्राज्य का उजागर होता है, कह सकते हो कि नींव पड़ती है उसकी। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में हुआ। मैं कुछ बताना चाहता हूँ इसके विषय में, सेल्यूकस के बारे में, तो थोड़ी स्टोरी है, थोड़ी सी एक मिनट आप सुनिए। जो सेल्यूकस थे ये सिकंदर जो थे, सिकंदर जो सिकंदर के सेनापति थे। जब सिकंदर भारत को लूट कर जा रहा था 321 में, 321 ईसा पूर्व में जब जा रहा था, 321 ईसा पूर्व में जब ये गए, तो यहाँ पर मतलब इन्होंने मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य का उजागर हो गया, और उसमें जो थे हमारे शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए ये सेल्यूकस तैयार हो गए और बुरी तरह से पराजित होते हैं, जिसमें से मेगास्थनीज जो है इनके राज दरबार में आते हैं। वो हमें कहा जाता है कि एक प्रकार से मतलब संधि हुई थी, उसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को मांगा था। असलियत तो बात यही है। अब आइए दूसरी बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री या महामात्य का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री था वो चाणक्य ही था। वो चाणक्य या कौटिल्य या कहीं कहीं आपको कृष्ण कुमार भी नाम दिखेगा, तो इससे कंफ्यूज ना होना। अंतिम और सम्राट का नाम बताइए, अंतिम और सम्राट का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे हो जाता मतलब चंद्रगुप्त के अंतिम, चंद्रगुप्त के यहाँ पे हम कर दे रहे हैं चंद्रगुप्त, या फिर कहते तो मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्य काल के अंतिम सम्राट का, मौर्य काल के अंतिम सम्राट का क्या नाम था, तो बृहद्रथ था, बृहद्रथ था, बृहद्रथ। ये अशोक के जो थे पोते थे, हाँ सही है, पोते थे। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि अशोक का राज्याभिषेक से किस वर्ष में हुआ था, अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ तो 322 ईसा पूर्व में हुआ था, 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो हमने बताया कि कौटिल्य थे, कौटिल्य या चाणक्य, यहाँ पे अथवा लगा के करिए, कौटिल्य थे या फिर चाणक्य, दोनों एक ही नाम है। अब मौर्य काल के संस्थापक कौन थे, सभी लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब गुप्त काल से रिलेटेड है,
तो हमने मौर्य काल से रिलेटेड बता दिया। और आप एक चीज़ ये अपने अंदर हैबिट डालिए कि एक क्वेश्चन से आप लिंक करके दूसरा क्वेश्चन याद करने की ट्रिक करिए। मतलब अपने आप में ये आप जागृत करिए, क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं उत्पन्न करें। और हाँ, यदि कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जा करके कमेंट कर सकते हैं। आइए अब गुप्त काल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, वन लाइनर हैं। और गुप्त संवत का प्रारंभ, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में, ईस्वी अब देख ली यहाँ ईसा पूर्व नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी है। तो ये ईस्वी, अब यहाँ से जो गुप्त काल शुरुआत हुई, वो गुप्त काल जब स्टार्ट हुआ तो उसमें ईस्वी का, ईस्वी मतलब प्रयोग होने लगा ईस्वी, क्योंकि लगभग ये जो है समाप्ति की ओर था, बीच में थोड़ी सी है गैपिंग है, दूसरे का शासक आ जाते हैं, तो हम बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि ये रिलेशन है नहीं अभी हमारा बीटीसी सेकंड सेमेस्टर से। वैसे हम बताने की कोशिश तो करते हैं हर एक क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो। तो गुप्त संवत का प्रारंभ करने वाला, तो गुप्त संवत जो प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आ जाता गुप्त काल का मतलब संस्थापक कौन था, तो सभी लोग जानते होंगे श्री गुप्त थे, श्री गुप्त थे, श्री गुप्त। अच्छा क्वेश्चन ये जैसे हम बना दें, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग अगर हो तो थोड़ा ध्यान दीजिए। श्री गुप्त ने मतलब कितनी ईस्वी से, मतलब कितने समय तक इन्होंने शासन किया? तो इन्होंने जो शासन किया वो हम बताना चाहते हैं 275 से 300, 275 से 300 ईस्वी तक, 275 से 300 ईस्वी तक श्री गुप्त ने शासन किया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। फिर क्वेश्चन है कालिदास के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश महाकाव्य, ये दोनों थे। अब स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनर्निर्माण करा? स्कंदगुप्त ने, तो सुदर्शन झील का। स्कंदगुप्त ने किस, स्कंदगुप्त ने क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनर्निर्माण कराया? तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम वन लाइनर की बात करें। हूणों, अब हूणों क्वेश्चन तो बहुत मैं बताना चाहता हूँ कि हूणों कौन थे। ये हूणों जो है जंगल में रहते थे, आदिवासी लोग थे, तो मैं ये सब नहीं बताऊंगा वैसे, और इम्पोर्टेंट है तो है ही है। हम चलिए मेन क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं कि हूणों का आक्रमण किस गुप्त सम्राट के समय में हुआ था? हूणों का आक्रमण, तो हूणों का जो आक्रमण हुआ था वो कुमार गुप्त के समय में हुआ था। इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस से है, किस शासन से है? तो गुप्त शासक से, गुप्त शासक से है। समुद्रगुप्त वा से वाराह मिहिर, वाराह मिहिर कौन था? गुप्त का समुद्रगुप्त में वाराह मिहिर कौन था? तो गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। फिर क्वेश्चन है लास्ट है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हम बात करेंगे कि हिंदे यूनानी, जिसे इंडो यूनानी कहते हैं, जिसे इंडो यूनानी कहते हैं, इंडो यूनानी ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। हिंदे यूनान कह सकते हो या इंडो यूनानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल में मुक्ति के सर्वोच्च, गुप्त काल में मुक्ति के सर्वोच्च, गुप्त काल में मुक्ति के सर्वोच्च, गुप्त काल में मुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गुप्त जो काल था, गुप्त काल में मुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो राज्यपाल कहा जाता था। आज भी राज्यपाल है, उस समय भी था, तो पर वो कौन था? मुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी थे, मुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी, याद रखना। फिर है गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान थे। अच्छा क्वेश्चन एक मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताने की कोशिश करिएगा कि जो ये फाहियान थे, जो फाहियान थे सभी लोग जानते होंगे फाहियान को। इनसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप हमारे बताना कि फाहियान का समय क्या था? फाहियान जो आए तो इनका समय क्या था? चीनी यात्री थे, इनका समय मतलब ये कितने समय तक भारत में रहे, ये आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ढूंढेंगे आप, गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल से अच्छा मैं ही बता दे रहा हूँ आपको कि जो
फाहियान आए थे तो 399 से 414 ईस्वी, 414, 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में मतलब रहे थे, ये भारत में रहे थे। इन्होंने एक प्रवज्जा संस्कार होता था उसे इन्होंने ग्रहण किया था। तो ये तो रही मतलब चीनी यात्री फाहियान की बात। अब गुप्त वंश के शासक की स्थापना कब हुई थी? तो 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में। फिर है गुप्त काल के दो महान सम्राटों के नाम, तो समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अच्छा, गुप्त काल के दो महान सम्राटों के नाम हैं, तो ये अथवा यहाँ पे अथवा नहीं और है, मतलब समुद्रगुप्त थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। तो अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये, बात समझिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के नेपोलियन के सम्राट को कहा जाता है समुद्रगुप्त कहा जाता है, भारत के नेपोलियन के सम्राट को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं कि गुप्त काल के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल के जो साहित्यकार थे वो कालिदास थे और हरिशेण थे। ये दो लोग थे। समुद्रगुप्त द्वारा विजित आर्यव्रत के राजाओं में से किन्हीं दो राजाओं के नाम लिखिए। तो समुद्रगुप्त द्वारा विजित आर्यव्रत के राजाओं के किन्हीं दो राजाओं के नाम पूछ रहा, तो रुद्रदेव थे और मातिल थे। फिर है गुप्तकालीन चित्रकला के 3 केंद्रों के नाम लिखे। तो मथुरा था, सारनाथ था, पाटलिपुत्र था। तो गुप्तकालीन था तो वही सब, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। विक्रमादित्य उपाधि से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय था। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था कि विक्रमादित्य की उपाधि किससे दी गई, ये भी क्वेश्चन तो बन सकता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई। अब क्वेश्चन है अंतिम, इसमें देखिए, गुप्त काल में भूमिकर को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में भूमिकर को कहा जाता था भाग कहा जाता था। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के तो हरिशेण थे। अब वर्धन वंश की बात करेंगे। वर्धन वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्धन वंश तो सभी लोग जानते होंगे, जो राजवर्धन थे, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? हर्षवर्धन का क्वेश्चन तो ये भी उठ सकता है ना, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो बताइए आप लोग, बताइए। चलिए हम ही बता देंगे, 590 ईस्वी में हुआ था। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, इसमें क्वेश्चन लिखा तो है, ये हमने ऐसे ही बता दिया, 590 में ही हुआ था। चलिए ध्यान नहीं दिया। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था? 606 ईस्वी में हुआ था। राज्याभिषेक कब हुआ था? 606 ईस्वी में। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है, 606 में हुआ था। अच्छा, इनके बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? राजवर्धन की, तो ये तो क्वेश्चन बन सकता है, राजवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो राजवर्धन की मृत्यु उसी साल हुई थी, 606 ईस्वी में ही हुई थी। 606 ईस्वी में ही हुई थी। क्वेश्चन ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हैंसोंग जो थे, हर्षवर्धन के भारत शासनकाल में भारत आया था। हैंसोंग ने भारत संबंधी यात्रा वृतांत किस पुस्तक में लिपिबद्ध किया है? तो सीयू की पुस्तक जो थी, उसमें मतलब हैंसोंग ने भारत संबंधी यात्रा वृतांत पुस्तक लिखी है, लिपिबद्ध की है। हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? तो सभी लोग जानते होंगे, प्रभाकर वर्धन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। अब देखिए ईस्वी चल रहा, ईस्वी जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्वी जो होता है, सॉरी, ईस्वी जो होता है ईस्वी जो होता है, ईस्वी तो जो ईस्वी होता है वो, ईस्वी जो होता है वो मतलब बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ता है, वो बढ़ता है, आगे बढ़ता है, ठीक ना, ईस्वी बढ़ता है। चीनी यात्री हैंसोंग कब भारत आया था? तो चीनी यात्री हैंसोंग जो 629 ईस्वी में भारत आया था, 629 ईस्वी में भारत आया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं कि चीनी यात्री हैंसोंग की मृत्यु कब हुई थी? चीनी यात्री जो हैंसोंग थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 664 ईस्वी में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। राजश्री कौन थी? तो राजश्री सभी लोग जानते होंगे, हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन थी। और अच्छा क्वेश्चन ये हम जैसे बना दें, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजश्री
हमने बताया कि आप लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, आप खुद सोचिए, कमेंट बॉक्स में करिए या गूगल पे आप सर्च करिए कि राजश्री के पति का क्या नाम था, तो आप लोग सर्च करिए, हम ही बता दे रहे हैं। ये जो नाम था वो ग्रहवर्मन था, ग्रहवर्मन था, ग्रहवर्मन था। इनकी मृत्यु किसने की थी? शशांक ने की थी। चलिए अब क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन द्वारा लिखित दो नाटकों के नाम, तो नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखित हैं। अच्छा, बाणभट्ट द्वारा लिखित दो घंटों के नाम, दो घटकों के नाम या दो घंटों के नाम जो थे हर्षचरित और कादम्बरी थे, हर्षचरित और कादम्बरी थे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि हर्षवर्धन कालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। तो हर्षवर्धन कालीन दो जो शिक्षा केंद्र थे वो नालंदा और तक्षशिला था, नालंदा और तक्षशिला था, नालंदा और तक्षशिला। अच्छा, एक बात हम और बताना चाहते हैं, जो हमारा उस टाइम का समय था, उस टाइम हमारे मतलब विदेशों से लोग भारत आते थे पढ़ने के लिए, इतनी अच्छी यहाँ की व्यवस्था थी, इतनी अच्छी मतलब पढ़ाई होती थी। अब क्या है, हमारे हिंदुस्तान के लोग ही बाहर विदेशों में जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। हाँ हाँ, राज्य हर्षकालीन दो विद्वानों के नाम। हर्षकालीन तो जो थे वो बाणभट्ट थे और मातंग थे, मातंग, मातंग और बाणभट्ट थे। सामंतवाद कालीन भारत की बात हम करेंगे कि भोज किस वंश का राजा था तथा उसकी राजधानी क्या थी। तो भोज जो था वो परमार वंश का राजा था, इसकी जो राजधानी थी वो धरा नगरी थी। वो क्या थी? धरा नगरी थी, धरा नगरी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लाते हैं। खजुराहो का खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन ये उठता है, खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? तो खजुराहो स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला हेतु प्रसिद्ध है। खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? तो खजुराहो जो है प्रसिद्ध है, वो खजुराहो प्रसिद्ध है मूर्ति कला हेतु, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला हेतु, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला हेतु प्रसिद्ध है। अच्छा, भोज प्रबंध किसकी रचना है? भोज प्रबंध जो है बल्लाल की है, बल्लाल की रचना है। भोज प्रबंध किसकी रचना है? भोज प्रबंध जो है बल्लाल की रचना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सभी लोग जानते होंगे, ये उड़ीसा में है। तथा इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। गंग वंश जो था, ये गंग वंश जो था, ये गंग वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, गंग वंश। और राजा जो नरसिंह देव प्रथम थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। गीत गोविंद की रचना किसने की? तो जयदेव ने की गीत गोविंद की रचना। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1192 ईस्वी में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, क्वेश्चन मतलब एग्जामों में भी देखने को मिलता है और बीटीसी सेकंड सेमेस्टर से तो मिलता ही है। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था या तृतीय युद्ध जो हुआ था, तो उसकी हम मतलब जब हम वीडियो एक विधिवत बनाएंगे इससे, हम तो अभी तो वन लाइनर की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मैसेज आए थे कि सर आप वन लाइनर बताइए, तो हमने सोचा चलो वन लाइनर ही बता दे रहे हैं, पहले वन लाइनर, बात को हम फिर अपने विधिवत बताएंगे। तो ये जो हुआ था तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि परमार वंश का सबसे पराक्रमी राजा कौन था? परमार वंश का जो सबसे पराक्रमी जो राजा था वो राजा भोज था। परमार जो वंश था उसका जो सबसे पराक्रमी जो राजा था वो राजा भोज था। फिर एक क्वेश्चन ये आता है, शाकंबरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान थे। अच्छा, क्वेश्चन ये आ जाता है पृथ्वीराज चौहान किस वंश के थे? तो शाकंभरी, शाकंभरी, शाकंभरी वंश के राजा थे। फिर आता है विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? तो ये कल्हड़ की है, ये कल्हड़ की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी कायदे से आप याद करना। फिर अगला क्वेश्चन है, राजत रंगड़ी किसकी रचना है? राजत रंगड़ी, जो राजत रंगड़ी है ये भी कल्हड़ की है, ये भी कल्हड़ की है, तो सब लोग जानते होंगे राजत रंगड़ी कल्हड़ की है। भुक्ति किसे कहते थे? तो प्रांतों को भुक्ति कहते थे, प्रांतों को भुक्ति कहते थे। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि पंचकुल क्या था? पंचकुल, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचकुल क्या था? तो पंचकोल नगरी शासक की एक समिति होती थी। पंचकुल क्या थी? मतलब कह सकते हो पंचकोल नगरी शासन की एक समिति होती थी, एक समिति होती थी।
हाँ, फिर है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो राजपूत काल में होता। किस काल में होता? राजपूत काल में होता। चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो खजुराहो और महोबा। खजुराहो और महोबा। महोबा तो आप लोग गए होंगे। चलिए, खजुराहो और महोबा। फिर राजपूत, ये क्वेश्चन है, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो राजपूत काल भी काफी इंपॉर्टेंट था और चला काफी। तो हलायुद्ध, पद्मगुप्त और नयचंद्र सूरी और चंद्रवरदाई। फिर से आप नाम सुन लीजिए। हलायुद्ध, हलायुद्ध जो थे, हलायुद्ध एक थे, पद्मगुप्त थे, पद्मगुप्त और नयचंद्र सूरी थे और चंद्रवरदाई थे, और चंद्रवरदाई थे। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं। आपको यदि अच्छे लगे हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करिए, मैं इसकी अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द दे सकूं। जी, कोई भी यदि आप हमसे गलती हुई हो तो आप बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कैसी हमारी वीडियो लगी है, मैं आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।